अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज कुछ रीबाउंड जेस्टर शो करते हुए दिखाई दिए। हमने देखा स्टार्ट में एक चेंज विंड दिखाई दे रही है। लास्ट वीक ये विटनेस किया गया था कि मार्केट के अंदर कुछ बुल रन किया गया था और 47,000 का लेवल काफ़ी हद तक सस्टेन किया गया था। आज भी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जेस्टर वीक के स्टार्ट में स्टार्ट करते हुए दिखाई दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स की जानिब से कुछ चीज़ें जो है वो क्लास्प करती हुई दिखाई दी हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो काफ़ी हद तक गैदर करते हुए इन्वेस्टर्स दिखाई दिए हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,136.53 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 47,468.14। लोअर वाज 47,136.53 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 47,365.70 का यानी 229.10 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट 382.64 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में माइनर गेन देखे जा रहे हैं। 0.50 का इजाफा 12.33 वैल्यू रही है बिलियन रुपीस में। एंड वॉल्यूम लीडर ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। बाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। काफ़ी अर्से बाद कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट करें। 0.59 का इजाफा देखा गया। 10.03 पे क्लोजर रहा। 42.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। GGL सेकंड स्पॉट पे 2.35 का डिक्लाइन। 40.05 पे क्लोजर। 29.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लास्टली WTL 0.04 का इजाफा देखा गया। 3.26 पे क्लोजर रहा। 26.78 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स, कुछ ऐसे न्यूज़ प्रिवेल हुई है। आज के दिन रिफाइनरी पॉलिसी की भी बात की गई है जिसमें हमने देखा कि आज ऑयल स्क्रिप्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसकी परफॉर्मेंस और ख़ासकर जो एक कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है वो कैसे लग रही है। ओवरऑल इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान सोमरू साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये बताइए अरसलान, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो एक पोजीशन है कुछ रिबाउंड होती हुई, कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। लास्ट वीक रोल ओवर वीक था लेकिन फिर भी मार्केट ने कुछ परफॉर्म किया। योर टेक ऑन। जी नताशा, इस वक्त तो मार्केट स्टार्ट करिए फ्रॉम वेरी लो बेस। लो बेस मतलब हमारी वैल्यूएशन वैसे ही इतनी अट्रैक्टिव है कि जब भी आपके पास कोई बुरी खबर नहीं आती तो मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वापस दिखाई देने लग जाता है। हम देखते हैं कि थोड़ी मार्जिनल ग्रीनरी की तरफ चली जाती है। और जैसे ओवर द वीकेंड न्यूज़ फ्लो ये भी आया था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है वो शायद जो है अपने कैश फ्लोज बढ़ा दें। तो हमने देखा कि आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी इंटरेस्ट था, रिफाइनरीज में भी इंटरेस्ट था और थोड़ा बहुत जो है सीमेंट्स के अंदर भी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन टुडे का अगर हम क्लासिक एग्जांपल ये दे सकते हैं, पिछले 3 मिनट से मार्केट स्टक है। कुछ पॉइंट्स ऊपर जाती है फिर वो कंसोलिडेट कर रही है बड़ी नैरो रेंज में। अब जब तक कोई मटेरियल ट्रिगर नहीं आता ये इसी रेंज में स्टक रहेगी। राइट आपने कहा कि मार्केट एक स्टक नज़र आ रही है पोजीशन में। मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रा ये भी एक कमेंट करें। 3 इयर्स की गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात हो रही थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, और ख़ासकर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है वो कितनी पॉजिटिव रही है। तो मैं चाहूँगी कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जिक्र करें। तो वो पॉलिसीज़ जो अनाउंस कर दी गई हैं और वो पॉलिसीज़ जो आनी हैं, कैसे देख रहे हैं आप जो अनाउंस कर दी गई हैं, ओवरऑल उनके जो एक रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो जो कि आनी हैं पाइपलाइन में हैं, वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में काम करने के लिए? देखिए, एक तो हमने जैसे बात की पॉलिसीज़ जो आ चुकी हैं ओवरऑल, फॉर इंस्टेंस जो सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ है, हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखा पॉलिसी आ चुकी है, उसका ऑलरेडी रिजल्ट आ रहे हैं। एमनेस्टी आई थी, उसकी वजह से काफ़ी डिमांड में ग्रोथ आ रही है। और पूरा फील गुड फैक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 फिर हमने देखा कि हाउसिंग आपकी पॉलिसी आई थी, लो कॉस्ट हाउसिंग, जो इस वक्त बैंक्स भी काफ़ी एग्रेसिवली एडवर्टाइज कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने टारगेट्स दिए कमर्शियल बैंक्स को कि इतना आपको लेंड करना है इस आपके प्रोपोर्शन में आपके टोटल लोन्स के। तो वहाँ पे भी हमने पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दिया।
अब हम अगर आगे आते हैं तो मल्टीपल सेक्टर्स के लिए पॉलिसी और आने वाली है। Right. फॉर इंस्टेंस जैसे ऑटो सेक्टर जो गाड़ियों की होती है, इसमें जो पॉलिसी के अंदर फोकस किया गया है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब आपके जो सामान बनाना है पाकिस्तान के अंदर बनाएं, इंपोर्ट ना करें और ज़्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस करें। नए प्लेयर्स को भी इनकरेज किया गया है। ये पॉलिसी विद इन अ फ्यू वीक्स या मे बी अ फ्यू मंथ्स आ जाएगी। सिमिलरली आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है। अभी लास्ट वीक जो है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC ने अप्रूव किया था कि इनको गैस भी हम सब्सिडी देंगे और आपकी जो है बिजली भी सस्ती देंगे। तो अब लास्टली जो है आज जो रिफाइनरी पॉलिसी की बात की गई, बिल्कुल उसके बारे में लास्टली जो है रिफाइनरी पॉलिसी की अगर हम बात करें कि रिफाइनरी पॉलिसी के भी अभी तक एक्सपेक्टेशंस ये है कि वो फाइनली अप्रूव हो चुकी है। लास्ट मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के अंदर, उसमें माइनर पॉइंट्स पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे और कहा गया था कि इस हफ्ते उसको वापस रीटेक करेंगे। तो ये रिफाइनरी पॉलिसी अपेरेंटली लग तो ये रहा है कि स्मूथ सेलिंग के साथ अप्रूव हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान के अंदर भी, और शायद बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। ओके, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, लेकिन FDI को अट्रैक्शन देना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर हम ये विटनेस कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में FDI आना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि उसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या चीज़ है, क्या लूप होल है जिसको हम मिस कर रहे हैं, क्या पॉइंट है ऐसा? नताशा, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो फॉरेनर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है वो दो वजूहत के लिए करता है। एक तो आपकी जो लोकल इकोनॉमी है, दूसरा अगर आपके इकोनॉमी के अंदर बैठ के वो वहाँ ऑनवर्ड एक्सपोर्ट कर सकता है। हमारी जो लोकल इकोनॉमी थी पिछले 2 से 3 साल तक बड़ी जो है मुश्किल हालात तक जा रही थी। उसमें आपके पास इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसकी नई नई पॉलिसीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जो प्लेयर्स अभी थे अब वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं, वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। चलें अरसलान, इस पर मजीद बात करेंगे, अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एशिया रीजन में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी और मार्केट में सरमायाकारी पर मिलने वाले बुलंद मुनाफे को पाकिस्तान के हमसाये ममालिक ने सराहा है। माहिरीन की जानिब से एक जानिब शरह नमो मजीद बढ़ने की पेशनगोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद दिया है, तो दूसरी जानिब शोबाजाती बुनियादों पर सरमायाकारी की बिना पर मार्केट ग्राफ बुलंदी की जानिब चल पड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत माशी आशारियों, वाजिबात की नकद और बॉन्ड्स की सूरत में अदायगियों, हुकूमत और IPPs के साथ मुआहदों ने मजबूत असर डाला है, जबकि सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त और ऑटो फाइनेंसिंग के हजम में इजाफा भी मार्केट पर असरअंदाज होने में कामयाब रहा है। 100 इंडेक्स को ही ले लीजिए जो कि इस वक्त 48,000 की नफसियाती हद को छू रहा है। दूसरे शोबों के साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि दीगर शोबों की तरफ नजर दौड़ाएं तो बैंकिंग, ऑटोज, स्टील, टेक्नोलॉजी और फार्मा ने भी भारी मुनाफा कमाकर ग्रोथ दिखाई है, जिसकी एक बड़ी और अहम वजह पाकिस्तान के IMF के साथ ताल्लुकात उस्तवार होना भी है, जिसने कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर को एतमाद फराहम किया है। आलमी मालियाती फंड IMF की जानिब से पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर जारी होना खुद IMF की नजर में एक तारीखी दिन है। वजारत खजाना के मुताबिक इस रकम की मुंतकली से पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान के आलमी इदारों से बढ़ते ताल्लुकात की रोशनी में ये भी कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान FATF बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगा और माशी कुव्वत बनकर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कदम से कदम मिलाकर आलमी माशी ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल सकेगा। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल मार्केट्स तक भी अप्रोच होनी चाहिए, न्यू मार्केट्स को भी सीख करना चाहिए, और यही हमारे बात करने का एजेंडा है कि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखा जाए और अपनी एक्सपोर्ट के लिए मार्केट्स को जो है वो काफ़ी हद तक सर्च किया जाए। अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अरसलान, जब हम बात करते हैं FDI की, तो उसके लिए बेहतर ये है कि पहले हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर ज़्यादा अच्छे हों, जिस पर जो है वो अट्रैक्शन बिल्डअप हो। आप समझते हैं कि कुछ सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या फिर ख़ासकर सर्विसेज सेक्टर, IT के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी सेक्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और यहाँ पर उनसे भी पोटेंशियल निकालने की, एनर्जी में बिल्डअप करने की ज़रूरत है? जी नताशा, मेरे ख्याल से काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। नंबर 1 तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हमारा जो सेक्टर है बहुत इनएफिशिएंट है। हमारी अगर जो यील्ड्स की बात करें, जो पर एकड़ हमारी जो प्रोडक्शन होती है
वो बिल्कुल दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है। नंबर 1, यहाँ पे अगर कोई अपनी टेक्नोलॉजी लेके आता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा लेबर है, अनस्किल्ड लेबर और चीप अफोर्डेबल लेबर है, उसको यूटिलाइज करके अगर कोई वैल्यू एडिशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। नंबर 1 एग्रीकल्चर के अंदर। नंबर 2 अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर मेरा ख्याल है कि फूड सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। फूड सेक्टर के अंदर जो आपके लोकल जो आपकी मिडिल क्लास है, जो राइजिंग मिडिल क्लास है, अगर आप नोट करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अभी तक इंपोर्टेड ले रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोकली उस हिसाब से क्वालिटी इतनी मैन्युफैक्चर नहीं होती। और यहाँ पे काफ़ी टैक्सेशन के इशू थे इनिशियली, और आपके जो है करेंसी वॉलेटिलिटी की थी। लेकिन फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है कि अभी 2 वजूहत होती हैं, जैसे हम पहले बात करते कि लोकल आपकी मार्केट ग्रो करे, जो कंज्यूमर है यहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रो करे, और सेकेंडली यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप पॉलिसीज बनाएं ताकि लोग पाकिस्तान में आके उसको टैलेंट को यूज करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें एज अ हब, यहाँ से फिर हम ऑनवर्ड एक्सपोर्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और फिर एक्सपोर्ट जो है वो आगे ट्रांसफर होनी चाहिए। यू आर सेइंग दैट? जी एब्सोल्युटली, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान की अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो हमें वो पॉलिसीज या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको इंपोर्ट रिड्यूस करे और एक्सपोर्ट बढ़ाए, जैसे आपने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया। एग्जैक्टली आपने एग्रीकल्चर का स्टार्ट में जिक्र किया, तो मैं वहीं से पॉइंट लेना चाहूँगी। कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कैसे देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि कॉटन की प्रोडक्ट हो रही है और प्रोडक्शन हो रही है और यहाँ पे इसके प्राइस भी अप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो टेक्सटाइल के लिए कितना ये फ्रेंडली और कितना पॉजिटिव होगा? देखिए, अगर हम कॉटन प्रोडक्शन को ओवर लॉन्ग पीरियड देखें तो हमारी प्रोडक्शन कम होती जा रही है हर साल। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरे क्रॉप्स है वहाँ पे फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट होता है, और वहाँ पे जो है गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। मतलब गवर्नमेंट आपको गारंटी कर रही है कि आपकी जो फसल आएगी वो हम आपसे खरीदेंगे मिनिमम इतने प्राइस पे। कॉटन के अंदर काफ़ी आपकी वॉलेटिलिटी आ रही है और आपके जो है वो फसल ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ ड्यू डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ। बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो मेन से है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो आपके एक्सपोर्ट्स को अभी भी चला रही है ज़्यादातर 55 से 60%, उसके लिए क्या होता है कि अगर लोकली कॉटन प्रोड्यूस नहीं हो रही और अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, विच इज़ प्रॉब्लमैटिक। उसमें फिर आपके इंपोर्ट बिल आपका जो है ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज टेक्सटाइल मिल्स जो है आपकी सही ऑपरेट नहीं कर पाती। तो हमारे अगर आप देखें कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो आपके स्पिनर्स को तो फ़ायदा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट वो चीज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन जो वैल्यू एडिशन में लोग हैं जो आखिर में फाइनल कपड़ा बनाते हैं, उनका रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो उनको नुकसान होता है। इसीलिए पाकिस्तान में जो कंपोजिट यूनिट्स वो कहते हैं, कंपोजिट हम उनको कहते हैं, वो जो पूरी चेन के अंदर होते हैं, स्पिनिंग भी, वीविंग भी और वैल्यू एडिशन में, उनको फायदा होता है, अदरवाइज ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। हैविंग सेड दैट, अभी फिर से फोकस हो रहा है कि सीड के ऊपर फोकस किया जाए, कॉटन की यील्ड्स के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिले, ताकि इंपोर्ट रिलायंस कम हो जाए। एग्जैक्टली जितना इंपोर्ट रिलायंस कम होगा उतना ही हमारे लिए पॉजिटिविटी होगी। अच्छा अरसलान, ये तो हुई टेक्सटाइल की बात। एक और जो सेक्टर जो कि आजकल एक्सपोर्ट्स के अंदर लाइमलाइट में दिखाई देता है वो है आईटी। आईटी के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद नहीं है जो प्रॉपर आईटी हम कहेंगे जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा इक्विपमेंट्स दरकार नहीं होते, सिर्फ उनके पास एक लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और वो अपना काम कर लें, तो उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है या फिर इकोनॉमिक जोन्स नहीं है, तो उनके लिए क्या राय है? नताशा, फ्यूचर बिलोंग्स टू आईटी, इसमें तो कोई डिफरेंट राय होनी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूं, वैसे अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो पहले उसकी मशीनरी इंपोर्ट करनी है $1 बिलियन की, और फिर जाके वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए। आपके इंपोर्ट बहुत ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए आपको कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपको पॉलिसी की जरूरत है, आपको एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जो गवर्नमेंट के तरीके से आएगा। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यंग माइंड्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी से वो आगाह है, लेकिन क्या है कि उनके कोई प्रॉपर ट्रेन करने वाला नहीं है कि वो किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आप समझते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे काम होने की जरूरत है? देखिए, इसमें मैं इसको 2 एग्जांपल दूंगा, एक एकेडमिक और इंडस्ट्री। एकेडमिक वो कि गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए, ऐसी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कराए जहाँ पे हजारों की तादाद में आईटी ग्रेजुएट्स हो और वो क्वालिटी आईटी ग्रेजुएट्स हो। नंबर 2 इंडस्ट्री में मतलब लोकल आपके पास इतने आईटी प्लेयर्स हो जो ग्रेजुएट्स को नौकरियां दे
और फॉरेन जो है क्लाइंट्स जो है आपके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करें। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक अच्छी आईटी कंपनी करती है उसमें उनको 500 से 800 बंदे हायर करने होते हैं स्ट्रेट, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल होता है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करेगी कि एक एंड पे यूनिवर्सिटीज अच्छी बनेंगी जो ग्रेजुएट्स अच्छे बनाएंगे, और सेकेंडली इंडस्ट्रीज आपकी ऐसे लगेंगे आईटी कंपनीज जो उनको हायर करेंगे, उसमें गवर्नमेंट आपको जो है टैक्स रिबेट दे सकती है। और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, फ्रॉम $2 billion to $20 billion इन लेस देन 5 years। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बढ़ाना मुश्किल है, सीमेंट की एक्सपोर्ट आईटी के लिए सबसे ज्यादा इजी रूम है आपके पास कि आप आगे बढ़ें और अपनी एक्सपोर्ट बिल्कुल आपके पास यंग माइंड है, उसको ट्रेन करना, उसको गाइड करना बड़ा जरूरी है। और मेरे ख्याल से जो बूम एंड बस्ट को सॉल्व करने का यही तरीका है। राइट। अच्छा, ये तो हुई एक्सपोर्ट्स की बात। एफबीआर का आपने जिक्र किया, टैक्स का, तो मैं चाहूँगी टैक्स के हवाले से पूछूं। टैक्स कलेक्शन ऑब्वियसली एक पाकिस्तान के लिए हमेशा से मसला रहा है, और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप समझते हैं जो इस मंथ के टारगेट सेट हुए हैं, तो आने वाले दिनों में जैसे मंथली बेसिस पे टारगेट सेट हो रहे हैं, तो एफबीआर कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अब रिटर्न्स फाइलिंग की भी डेट आ रही है। जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों का, आवाम का इसके अंदर। पहले जैसे मुश्किलात ज़्यादा थी, लास्ट ईयर तो पूरी कोविड की वजह से देवर जो वॉलंटरी लोग अपने टैक्स फाइल करते थे उन्होंने डिलिबरेटली नहीं किया होगा, मेरी अजम्पशन ये है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी इंसेंटिव की तरफ ज़्यादा है और स्टिक की तरफ कम है, मतलब वो पीनलाइज नहीं, अभी वो करें इनकरेज कर रहे हैं कि हम हरास भी नहीं करेंगे, आपको सिंगल पेज सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, आप जाके अपना फॉर्म फिल करें, लेकिन इसमें और ज़्यादा गुंजाइश है। आपने टैक्स टारगेट की बात की, मुझे लगता है जो अभी लेटेस्ट इस क्वार्टर का टैक्स टारगेट आया है तकरीबन 1200 बिलियन रुपीस फॉर दिस क्वार्टर, हमारा सालाना है 5.8 ट्रिलियन। तो मेरा ये ख्याल है पहले महीने का ऑलरेडी हम लोग जो टारगेट है वो ब्रीच कर चुके हैं, उसको एक्सीड कर चुके हैं। अगले 2 महीने के भी जो टारगेट्स हैं मेरा ख्याल है हम लोग कंफर्टेबली उसको मिल जाएंगे, ताकि आगे जाके जो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात होने हैं उसमें मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए। और ये डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा जो है टाइम लगता है, पॉलिसीज लगती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूं, बजट में प्राइस ड्रॉज निकालने की बात हुई, कुरानदाजी होगी कि फॉर इंस्टेंस आप दुकान पे जाएं, उनसे आप ओरिजिनल रिसीट लें, अगर वो आपके ओरिजिनल है तो आप पार्टिसिपेट करते हैं प्राइस ड्रॉज के अंदर, आपको उन इनामात मिल सकते हैं कि अगर आपने उनसे ऑफिशियल पर्ची पे लिया है। क्योंकि वो पूरा रिटेल सेक्टर जो है, जो दुकानात होते हैं किराने के, जनरल स्टोर, वो पूरा जो है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये प्रोसेस है, ये टाइम लगेगा। फिक्स टैक्स रिजीम पे जाएंगे, कैटेगोरिकली डिवीजन करेंगे, ये एक लॉन्ग डिबेट है अरसलान, लेकिन टॉपिक के लिहाज से हमने जो है वो पॉइंट ले लिया है। इसके साथ साथ आपने कहा कि कुछ टारगेट्स हैं जो कि अचीव किए जाते हैं, IMF का भी जिक्र किया आपने। IMF के प्रोग्राम से किसी भी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ये बात की जा रही थी कि वो इस प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं, तो आप समझते हैं किसी भी लिहाज से हम अभी IMF के प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं? जी मेरा ख्याल नहीं है कि हमें नहीं आ सकते हैं, ना आना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी जल्दी हम पुल आउट करेंगे तो जो मुश्किल फैसले हमें जो ज़रूरी लेने थे वो हम खुद ही नहीं लेंगे, उसके आगे जाके असरात आएंगे। जो ज़रूरी चीज़ ये है कि इस वक्त हम मिडिल ग्राउंड के ऊपर आए, IMF से कुछ चीज़ें अपनी मनवाएं और हम अपनी जो है कुछ पेश करें कि हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वेज ये रख रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट जाके आप ये भी नहीं देख सकते, आपको ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखना होता है, आवाम की सिचुएशन को देखना होता है। लेकिन एक मिडिल ग्राउंड जो है निकल आ जाएगा आपकी बिजली की कीमत बढ़ाने में, आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में और आपके टैक्स टारगेट्स को बढ़ाने में। तो मिडिल ग्राउंड रखना चाहिए। अच्छा, हम गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे और कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं चाहूँगी आप 1 बाय 1 उसके आंसर्स दे दें। सबसे पहले ये कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर 18% ग्रोथ देखी गई है, तो कितना इंपॉर्टेंट था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही चलना, जैसे कि एक स्टक पोजीशन नज़र आ रही थी और बहुत पहले काम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था। 3 साल के अरसे में 18% ग्रोथ, कितनी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन नताशा पहले 2 साल जो है ना हमें देखने चाहिए कि वो वैसे डिक्लाइन होती जा रही थी, अब ये है लो बेस इफेक्ट, ग्रोथ आ रही है लेकिन ये 18% सस्टेनेबल नहीं है अगले 2 साल के लिए भी। अगर ये 9, 8, 10% पे भी अगले 2-3 साल हम सस्टेन करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इंडस्ट्रीज के फेवर में। टर्फ फाइनेंसिंग स्टेट बैंक ने दी, जो इंडस्ट्रीज ने ली और नए उन्होंने मशीनरी इन्वॉल्व की है और यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर बढ़ रही है। सिमिलरली स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम रखा हुआ है अभी तक,
13% से कम होके आप तकरीबन 7-7.5% पे आ गए हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए आसान है बोरो करना, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपकी इन्फ्लेशन से भी कम है, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें नजर आ रही है। और अभी जो पॉलिसीज जैसे हम जिक्र कर रहे थे पहले, वो मेक इन पाकिस्तान की हो रही है कि आप इम्पोर्टेड चीजें नहीं, लोकली चीजें बनाएं और वो फिर लोकली उसमें शील्ड करें इंडस्ट्रीज को कि इंपोर्ट को महंगा करें, लोकल जो है आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए, जब वो साइज बढ़ेगी तो हम कंपेरेटिव भी हो जाएंगे। एग्जैक्टली और पॉलिसी का जिक्र किया है आपने, तो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया सबसे पहले कोविड की जब सिचुएशन आ रही थी और उस वक्त एक एनोनिमस सिचुएशन थी, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक पैनिक क्रिएट हो रहा था, उस वक्त एक पॉलिसी दी जाती है, वो है कंस्ट्रक्शन पैकेज की। तो कितना पॉजिटिव हुआ ये, और इसने सीमेंट की अगर इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात करें तो 42% ग्रोथ देखी गई है। योर टेक ऑन। जी नताशा, वंस अगेन पॉलिसी जो थी इट्स ए फैंटास्टिक पॉलिसी। एमनेस्टी तो दी हुई थी हमने, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट बैंक ने बड़ा इन्वॉल्व किया अपने आप को कि डेवलपर्स, बिल्डर्स और इवन कंज्यूमर को सस्ते लोन मिले अपने घर बनाने के लिए। अच्छा, ये जो 40% है, वंस अगेन इट्स लो बेस। हमें ये याद करना चाहिए कि पिछले साल आपके जो थी मार्केट्स और आपके जो शहर बंद थे, तो वो लो बेस थे और इस मरतबा ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो रन रेट है, हमारी जो ग्रोथ आ रही है वो 10-11% है, सस्टेनेबल, और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा नंबर है। इकोनॉमी ग्रोथ फेज के अंदर जा रही है और ये पॉलिसीज जो थी वो कंस्ट्रक्शन से शुरू हुई थी और अब जो है मल्टीपल सेक्टर्स में जा रही हैं। मेरा तो बिल्कुल ये ईमान है और ये बिल्कुल रीड राइटिंग ऑन द वॉल है कि अगले 2 साल तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बूम बढ़ता ही रहेगा एवरी क्वार्टर। अच्छा जी, बिल्कुल बूम बढ़ता रहेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी थी। ओवरऑल हमारे पास ओवरकॉल मौजूद हैं फुरकान रियाज अहमद साहब, जो है वो आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और डायरेक्टर हैं एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। फुरकान, सबसे पहले ये बताइए कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि काफ़ी अरसे से एक्सपेक्टेड थी, फाइनली वो आ गई, कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट और ख़ासकर जो मिल्स के ओनर्स हैं? देखिए, मैं इधर आपको एक चीज पर बस पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ईसीसी से मंजूरी हो गई है। अभी कैबिनेट के पास टेक्सटाइल पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीजें जो हैं, जो हमारे प्रेफरेंशियल एक्सपोर्टर्स के गैस और बिजली के टैरिफ हैं, वो ईसीसी से तो अप्रूव हो गए हैं। वो अभी कैबिनेट का मरहला अभी भी बाकी है। Okay. तो कब तक एक्सपेक्टेड है फुरकान? I think within this month, within September अनाउंस हो जाना चाहिए। जहाँ तक गैस और इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स की बात है, वो तो ऑलरेडी ईसीसी से मंजूरी आई थिंक 26 अगस्त को या 25 अगस्त को, जब भी लास्ट ईसीसी का मीटिंग हुई थी, उसमें वो अनाउंस हो गया था ऑलरेडी, अप्रूवल आ गई थी ईसीसी से। राइट, तो सर इसके आने से कितना एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा, क्या पॉजिटिव जेस्चर होगा, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से? देखिए, अभी तक जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, मैं जुलाई की जो फिगर्स देख रहा हूं, उसमें तकरीबन 2021 और 22 को कंपेयर करूं तो ओवरऑल आपके एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 17% की ग्रोथ है ओवरऑल। और इसमें अगर मैं पर्टिकुलर कोई सेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो निटवेयर और निटवेयर गारमेंट्स में सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ नजर आएगी, तकरीबन 26 से 27% ग्रोथ। राइट, टेक्सटाइल इटसेल्फ एक हम कहेंगे एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है सेक्टर, और 50% एक एक्सपोर्ट्स का दारोमदार टेक्सटाइल सेक्टर पे होता है। आप समझते हैं अफगानिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है, अब उससे भी काफ़ी हद तक हमारे तजारत के रास्ते खुले हैं, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है अफगानिस्तान को लेकर एक कंट्री को? देखिए, अफगानिस्तान के साथ ऑब्वियसली कुछ वो फॉर्मल बैंकिंग रेगुलेशंस वगैरह, ट्रांसपोर्ट के बॉर्डर क्रॉसिंग की चीजें, वो एक आई थिंक थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है उसमें, तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी अभी आना बाकी है। बाकी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, उधर अभी भी थोड़ी सी कोऑपरेशन की ग्रोथ और कोऑपरेशन का रूम अभी भी काफी ज्यादा बाकी है। राइट, रूम बाकी है। आप समझते हैं अभी मजीद जो है वो काम हो सकता है, नंबर्स आ सकते हैं आगे? और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? कोविड की सिचुएशन होने के बावजूद नंबर्स टेक्सटाइल के डे बाय डे इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है? हम जीडीपी ग्रोथ में कितना पार्टिसिपेट करने वाले हैं? देखिए, मैं जीडीपी ग्रोथ की तो आपको शायद एक फिगर अजम्पशन के बेसिस पर तो नहीं दे सकूं, लेकिन जो जनरल सेंटिमेंट है, वो जितने भी मीडियम से मीडियम
से ओवरसाइज इंटरप्राइजेस हैं, लार्जर जो ग्रुप्स हैं, सब तकरीबन इस वक्त अपनी कैपेसिटीज और एक्सपेंशन में जा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो था वो जो 31 मार्च को 1 अप्रैल को पॉलिसी आई थी टर्फ फाइनेंसिंग जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, उसकी वजह से आपने देखा था वो 31 मार्च को या 1 अप्रैल को एक्सपायर हुई थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा टेक्सटाइल ग्रुप्स ने उस स्थिति को अवेल किया है। उसकी वजह से या तो नए प्लांट लगाए, करंट कैपेसिटीज बढ़ाई हैं या एक्सपेंशन की तरफ दिए। तो आई थिंक अभी भी, और उसमें एक और जो बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट के अलावा, वो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज की सिचुएशन और वहाँ जो कोविड है उसकी वजह से भी पाकिस्तान को काफी अहमियत और स्पेस मिली है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। थैंक यू सो मच फुरकान, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया। अरसलान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। सीमेंट के बारे में बात हो रही थी अरसलान, और कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जैसा इन्होंने कहा फुरकान ने कि टर्फ फाइनेंसिंग आने के बाद एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप समझते हैं यहाँ बिजनेसेस में कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद काफ़ी हद तक एक्सपेंशंस विटनेस की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, एक्सपेंशन हम ऑलरेडी देख रहे हैं। काफ़ी जो सीमेंट प्लेयर्स हैं उन्होंने टर्फ फाइनेंसिंग ही लेके एक्सपेंशन अनाउंस की हुई है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर 2 मिलियन टन्स का एक प्लांट अगर लगाना होता है तो उसमें $150 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट चली जाती है, जो तकरीबन आपके हो गए आपके 24-25 अरब रुपए। लेकिन टर्फ की फाइनेंसिंग की जो लिमिट थी वो 5 बिलियन रुपीस पर प्रोजेक्ट थी। तो इसीलिए जो मेजॉरिटी सीमेंट प्लेयर्स हैं जो एक्सपेंशन कर भी रहे हैं उनको टर्फ के अलावा भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इस्तेमाल करनी पड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम होता है तो आपके हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही होती है, रियल स्टेट प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही होती है। तो ये जब प्राइसेस बढ़ रही होती है तो कंस्ट्रक्शन इसके साथ चल रही होती है, तो हेंस आपकी जो सीमेंट और स्टील की डिमांड बढ़ रही होती है। और अभी भी अगर हम देखें सीमेंट की प्राइसेस जो है इस वक्त बहुत कम है इन डॉलर टर्म्स कंपेयर टू 2015 या 16 में जो प्राइसेस थी। हालांकि लेकिन कोल प्राइसेस जो है हिस्टोरिक हाई की तरफ चल गए, लेकिन अभी सीमेंट प्राइसेस तो वाले कैसे ये सब कैसे मुमकिन जी इस वक्त तो वो हिट जो है अपने समझ ले खुद बैलेंस शीट अपने प्रॉफिट्स पे ले रहे हैं, लेकिन वेरी सून जो नया कोयला इनके पास इन्वेंट्री में आएगा तो मेरा ख्याल है कि सीमेंट प्लेयर्स को शायद ज्यादा और प्राइसेस पास ऑन करने पड़ेंगे। क्योंकि स्टील की अगर हम बात करें कि उनके पास क्या एक्सपेक्टेशन है पर बैग, क्या पास ऑन जी मेरा ख्याल है कि कम से कम जो है विद इन 3 to 4 मंथ से 40 से 50 रुपए फी बोरी और बढ़ सकता है सीमेंट, सिर्फ वो पास ऑन करने के लिए, क्योंकि 142 पे वो डॉलर पर टन आपका कोयला हो चुका है। हैविंग सेड दैट सीमेंट की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी प्राइसेस कम है, और स्टील तो फिर भी आपका महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो रहा है लेकिन उससे उतना हिसाब से नहीं हुआ। तो बिल्डर्स जो है इस वक्त अपनी इन्वेंट्री एक्यूमुलेट कर रहे हैं। राइट, क्योंकि बिल्डर्स सबसे ज्यादा यही शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आ गया लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सीमेंट है, स्टील है, इनके प्राइसेस अप हो रहे हैं, खासकर स्टील सेक्टर, क्योंकि 2-3 बार जो है वो बढ़ चुके हैं पूरे स्पैन में। ये जी मेरे तो ख्याल है तकरीबन हर दूसरे-तीसरे हफ्ते प्राइसेस बढ़ रही है। चाहते हैं शोर मचता है इसका। जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि देखिए ये प्राइस टेकर्स हैं, ये कोल हम लोकल कोल नहीं है हमारे पास, ये कोल इंपोर्टेड आता है, ये स्टील के जो रॉ मटेरियल है स्क्रैप बाहर से आता है। तो जैसे जैसे इन्वेंट्री महंगी लेके आते हैं ये तो जाहिर सी बात है वो पास ऑन कर रहे होते हैं क्योंकि डिमांड इस वक्त है और कंज्यूमर फिर भी ले लेता है, महंगा भी होता है तो ले लेता है। जब तक इन द लॉन्ग रन हम लोग लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, स्पेशली स्टील के मामले में जो अभी प्रोजेक्ट्स बड़े वाले $1 बिलियन प्लस होंगे आगे जाके 2-3 साल में, उसकी भी एक नई पॉलिसी स्टील की आने वाली है, तब तक जो है ये कोई अनफेयर बात नहीं है। ये मार्केट और बिजनेसेस में ऐसे ही होता है, जब रॉ मटेरियल महंगा होता है तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है। एग्जैक्टली अरसान, मैं चाहती हूँ कि आपसे भी कमेंट ले लूँ। फुरकान से मैंने पूछा जब कि पाक अफगान बायलैटरल ट्रेड जब ये पोटेंशियल नज़र आ रहा है कितना वर्कआउट होते हुए दिखाई देगा, तो उनका यही कहना था एक पॉजिटिविटी आएगी। आप क्या समझते हैं कि जब ये बायलैटरल ट्रेड आगे बढ़ना शुरू होगा तो $10 बिलियन की जो एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया जा रहा है, $5 बिलियन का कुछ एनालिसिस है और कुछ $10 बिलियन का है, तो आप समझते हैं कि ये सही बात है, इतना है ऑप्टिमिज्म? जी नताशा, मेरे ख्याल से तो इस वक्त बड़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हो सकती हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने ये नहीं देखा कि ग्लोबल पावर्स ने ये रेजीम एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, पहली चीज ये। दूसरी, अफगान गवर्नमेंट के पास इस वक्त चलाने के लिए पैसे नहीं है, जो उनके सेंट्रल बैंक के थे डॉलर्स वो भी यूएस ने फ्रीज कर दिए। तीसरी चीज फिर हमें ये देखना होगा कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है क्या, या कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं या नहीं कर रहे होते। ठीक है, बाकी हम जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो हम वैसे ही एक्सपोर्ट कर रहे थे,
तो वो तो हम उनको वैसे ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा Right. नहीं है कि उनकी इकोनॉमी इतनी ग्रूम है या इतनी वो ग्रोथ की तरफ जा रही है कि हम लोग ज़्यादा उधर डिमांड होगी। एग्जैक्टली, बट आइडिया ये है कि हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जी मेरा पर्सनली ख्याल है कि $1-1.5 बिलियन से भी शायद ज़्यादा ना हो। ना हो अभी। जी। ओके, ये तो बड़ा एक पेसिमिस्टिक एक एनालिसिस है। खैर, स्टॉक मार्केट पे आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक टेक्निकल टर्म्स में 47,000 के लेवल पे फंसी हुई नज़र आ रही है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा। अब आप समझते हैं आने वाले दिनों में, जो कि आज के दिन भी एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है, आने वाले दिनों में 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं, क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, और इन्वेस्टर्स जो हैं, जो खासकर न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो वेट कर रहे थे, उनको क्या करना चाहिए? जी नताशा, मेरे तो ख्याल है इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करते रहें, और जो वेट करते ही आ रहे हैं तो उनको वो बेसिकली एक मोमेंटम का इंतज़ार करता है कि जैसे इंडेक्स ऊपर जाने लगे तो वो एंटर करें। तो उनको होता है एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि जब भेड़िए जो ना भेड़ सारी जा रही होती है तो उसी हिसाब से वो जो है ना फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगले 4 सेशंस के लिए मुझे लगता है कि मार्केट फिर भी रेंज बाउंड रहेगी। नेक्स्ट वीक 7 सितंबर को MSCI का एक डिसीजन आएगा जिसमें शायद पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट से डाउनग्रेड होके फ्रंटियर मार्केट में चला जाए। उसकी एक्सपेक्टेशन में कुछ इन्वेस्टर्स जो है, इतनी जल्दी नहीं होगा, वो शायद रीबैलेंसिंग दिसंबर में ही हो या नवंबर में, वो शायद एक्सपेक्ट करेंगे कि यार फिलहाल आप नहीं ले, फॉरेनर्स जब बेचने आए, जो पैसिव फंड बेचने आए तो तब हम खरीद लेंगे। ये ब्लू चिप्स की बात हो रही है, जो कि AC30 के ज्यादा हिस्से हैं जो फॉरेनर्स के पास ज्यादा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आजकल देखिए 2 वजूहत होता है, एक तो मार्केट चलती रहे, दूसरा ये होता है जब डिप आ रहा होता है मार्केट में तब इन्वेस्टर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि नेक्स्ट वीक तक अगर कोई भी डिप अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको इन्वेस्टर्स एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। राइट, आपने कहा कि नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ डाउनफॉल आ सकता है, और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि उसी बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन पे जो है वो अमल करते हुए दिखाई दें। मैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे जाऊंगी। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को लाइमलाइट में रखते हुए ब्लू चिप्स की बात हो रही है और बाय ऑन डिप्स की बात हो रही है, कहाँ दिखाई दे रहा है बैंकिंग सेक्टर एक साइलेंट सेक्टर बना हुआ है काफ़ी अरसे से? जी सबसे डिफेंसिव और सेफ सेक्टर जो है आपका बैंकिंग इस वक्त। जी सेफ इस हिसाब से क्योंकि उनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू एक हम एक रेशो देख रहे होते हैं, वो तकरीबन 10 साल में इतना सस्ता नहीं हुआ। मतलब एक असली बुक की वैल्यू मिसाल है 10 अरब है और इस वक्त वो मार्केट में आपको 8 अरब रुपए की बैंक मिल रही है, तो ये 0.8 हो गया प्राइस टू बुक। और ये रेशियो जो है हमने समझ लिया 10 साल में नहीं देखा। अच्छा, बैंक्स आपके री रेट करते हैं, री रेट मतलब वो शेयर्स ऊपर जाते हैं 2-3 वजूहत से। एक तो ये GDP ग्रोथ आपकी 5-6% जाए तो लोग कहते हैं इकोनॉमी में बूम आ रहा है, बैंक शेयर ले लें। दूसरा ये है इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ने लगे जो अभी हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तीसरी चीज है कि मुल्क के अंदर लेंडिंग हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉकडाउन हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी तक जो ना क्लियर डायरेक्शन नहीं हुई। अभी भी हमने देखा था कि NCOC ने 27 शहरों तक कर दिया, तो बिजनेस जो है प्रॉपर अपने 100% पे नहीं आया। जब ये डिमांड फॉर फाइनेंसिंग एंड लोन बढ़ेगी तो फिर बैंक्स चलने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे भी बैंक्स जो है अच्छी टॉप क्वालिटी बैंक्स आपको 8 से 10% डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं जो सस्टेनेबल है, जहाँ पे डाउनसाइड कम है। बिल्कुल। और आपको बैंक में पैसे रखने से ज्यादा आपको फायदा ये हो सकता है कि आप बैंक के शेयर खरीद लें। बिल्कुल, वाओ। लेकिन ये भी एक एनालिसिस के साथ प्रॉपर जो है वो चार्ट बुक देखने के बाद कि क्या होना चाहिए। रिफाइनरी एंड ऑयल सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? आज भी ये कुछ कहा जा रहा था कि रिफाइनरी पॉलिसीज आ रही है, ये रूमर्स हैं या एक्चुअल है? जी, रिफाइनरी पॉलिसी तो जो है ये पब्लिक बात है कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग है और लेटली पिछले 2-3 हफ्तों के ऊपर ज़्यादा न्यूज़ कवरेज इसमें आ रही है। आज की जो न्यूज़ फ्लो जो हमें सुनने में आई अभी तक वेरीफाइड नहीं है, तो उसके ऊपर इस वक्त इट्स टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन वो 5-10% की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लग ये रहा है कि वो इस वीक तक वो कंक्लूड हो जाएगा। और ये रिफाइनरीज के लिए पॉजिटिव है क्योंकि गवर्नमेंट इनसे इन्वेस्टमेंट कराना चाहती है, कम से कम 4-5 बिलियन डॉलर्स की, जो प्राइवेट सेक्टर को खुद करनी है। और इस रिफाइनरी को इंसेंटिव यही दे रहे हैं कि हम आपको एक प्रोटेक्शन देंगे, टैरिफ प्रोटेक्शन, जैसे आप इंपोर्ट कोई चीज कर रहे हैं, फ्यूल जो है उस पे आप X% मार्जिन कमाएं और ये जो आपकी बचत होगी 3-4 साल के अंदर, ये पूरे इस्तेमाल करेंगे अपग्रेडेशन के लिए। ये आप अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे, आप पूरे इस्तेमाल करेंगे नई रिफाइनरी लगाने के लिए। तो फिर शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? जब वो नई रिफाइनरी आपकी आ जाएगी उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिलहाल गवर्नमेंट एक स्पेस क्रिएट कर रही है ताकि इनके पास इतने प्रॉफिट्स हों ताकि वो लोन ले सके और अपनी इक्विटी डाल सके। एडवाइस क्या करेंगे आप इन्वेस्टर्स को? लेना चाहिए रिफाइनरी सेक्टर या नहीं लेना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त KSP में हमारी एक्टिव कवरेज नहीं है
ठीक है, रिफाइनरीज की, लेकिन ये जो है न्यूज़ फ्लो ड्रिवन ज़्यादा चल रहा है। रिफाइनरी की पॉलिसी के ऊपर अगर कोई ज़्यादा फ्लो आता है तो मोमेंटम बायर्स इसको ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी इस फंडामेंटल रिसर्च इसके ऊपर नहीं है। अच्छा, हैस्कॉल के हवाले से भी कुछ खबरें देखी जा रही थी, तो उसके हवाले से भी प्लीज़ बताइए, जिनके पास शेयर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, या फिर चलें अगर स्पेसिफिकली हम ये नहीं करते तो ओवरऑल सेक्टर के लिए, रिफाइनरी के लिए हम पॉज रखें या नहीं? जी, रिफाइनरी अगर इफ़ समवन इज़ होल्डिंग इट, मेरा ख्याल इसको होल्ड करना चाहिए। हैस्कॉल की जहाँ तक आपने बात की, ये पब्लिक न्यूज़ के अंदर है, तो कंपनी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है, अब इसके ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, एसएससीटी भी करा रहा है, और जो कंपनी खुद है उन्होंने भी एक्सटर्नल ऑडिटर्स और स्पेशलिस्ट को हायर किया हुआ है ताकि वो देखें कि क्या फॉल्ट्स हैं और क्या इधर रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। और ये पब्लिक न्यूज़ है कि जो लेंडर्स हैं जिन्होंने इनको लोन दिया था हैस्कॉल को, वो भी अपने लोन जो है राइट ऑफ कर रहे हैं, उनको भी उम्मीद इस वक्त नज़र नहीं आ रही। लेकिन हैस्कॉल के जो पंप्स हैं, वो स्टोरेज है, एक ब्रांड वैल्यू है उसकी एक सैल्वेज वैल्यू रहेगी, लेकिन इस वक्त इट्स टू अर्ली टू से कि कितना बड़ा बैलेंस शीट के अंदर होल है। राइट। ऑटो सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कंजम्पशन अच्छी है। जी, ऑटो सेक्टर पे हमारी जो है इस पे पॉजिटिव और बाय रिकमेंडेशन है। जो 2-3 पैसेंजर कार्स हैं, इसमें पहली वजह तो ये है कि जो आपकी कंज्यूमर फाइनेंसिंग रेट है बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी गाड़ी लीज करना बहुत सस्ती है इस वक्त। नंबर 2, गवर्नमेंट ने जो है आपके ऑयल प्राइसेस को भी सब्सिडाइज किया हुआ है, तो आपकी फ्यूल कॉस्ट भी आपकी कम है, तो इसीलिए डिमांड जो है गाड़ी की, कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ कार हैज कम डाउन। तीसरी चीज़ ये है कि नए मॉडल्स आ रहे हैं, एक फ्रेंजी है आपके जो भी लिस्टेड स्पेस आप देखते हैं। सुजुकी में एक्सपेक्टेशन है कि स्विफ्ट लॉन्च होगी, होंडा में एक्सपेक्टेशन ये है कि सिटी लॉन्च हो गई है, टोयोटा में एक्सपेक्टेशन ये है कि नई करोला लॉन्च होगी नेक्स्ट ईयर, तो या हाइब्रिड भी हो सकती है। तो इस वक्त जो है इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल है ऑटो सेक्टर को बिल्कुल रखना चाहिए, ये इस वक्त ग्रोथ फेज में है। और यहाँ से और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो यहाँ पे ग्रोथ फेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है ऑटो सेक्टर को, अगर हम जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने अभी बजट में पॉलिसीज भी अनाउंस की थी, जहाँ पे आपने देखा था कि प्राइसेस कम हुई है गाड़ियों की, 1 लाख तो मिनिमम 7% to 4% ये कम हुई है। तो इस वक्त नी जर्क रिएक्शन भी आ रहा है, पेंटअप डिमांड भी आ रही है, और इस वक्त अगर आप गाड़ियाँ बुक करवाने जाएं तो ये कैपेसिटीज फुल पे काम कर रहे हैं, इनको डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट पे काम करना पड़ रहा है। और आपके पैसों से ही आपको गाड़ी जो है वो बना के दे रहे हैं, ये कुछ एक ओन वाला सिस्टम चल रहा है ना? जी, वो जो आपके OEMs होते हैं वो नहीं कलेक्ट करते हो, जो बीच में मिडिल मैन होता है वो कर रहे होता है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे हो गई है कि अगर आप गाड़ी लेके 3 महीने के अंदर रजिस्टर आप करवा रहे हैं और फिर उसको फ्लिप कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट अपने एंड से कोशिश पूरी कर रही है कि आप जो है ओन मनी को डिस्करेज किया जाए। सिमिलरली आपको अगर गाड़ी बुक कराने जाना है तो अभी नई पॉलिसी के अंदर आएगा कि आप सिर्फ 20% पैसे दें, ऐसे नहीं कि 50-60% पैसे दें। और अगर 3 महीने से ज्यादा डिलीवरी टाइम है, कस्टमर को फायदा होना चाहिए, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा डिलीवरी टाइम है तो जो इंटरेस्ट उसके ऊपर कंपनी होंडा, इंडस या किया, हायोंडाई ने कमाया है वो आपको वापस देंगे। ओके, ये तो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है। देखिए, ये काम हो रहा है और पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इसी वजह से बनाई जा रही हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, आम पब्लिक, आम लोग ज़्यादातर फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बात करते हैं, कैसे दिखाई दे रहा है? कुछ एग्जेम्पशंस भी दिखाई दे रही थी ड्यूटी पे 61 ड्रग्स के ऊपर, इसके साथ साथ 37 ड्रग्स की प्राइस भी बढ़ाई गई। ओवरऑल सेक्टर कैसा देख रहे हैं? जी, बजट में फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है आपके गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए थे, उनके जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे टैक्सेस जो थी वो कम की गई थी, नंबर 1। अभी लेटली हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने मेडिसिन की प्राइसेस भी रिवाइज किए हैं, क्योंकि जो उनके रॉ मटेरियल होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी प्राइसेस जो है इंटरनेशनली इंक्रीज कर गई और उनको पास ऑन करना लाजमी है। ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वैसे ही हेल्थ केयर के ऊपर अवेयरनेस कम है, लेकिन अभी बड़ी रैपिडली कन्वर्जन हो रही है। कोविड के बाद लोग थोड़े अलर्ट हो गए अपने सेहत के बारे में, तो फार्मास्यूटिकल डिमांड बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है फार्मास्यूटिकल इज अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान में। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ये देख रहे होते हैं, वो देख रहे थे पाकिस्तान की प्रॉक्सी लेनी होती है ना। प्रॉक्सी मतलब आपको पाकिस्तान अगर ग्रो करेगा तो फार्मास्यूटिकल डिमांड ज्यादा ग्रो करेगी उससे। तो हमारा ये ख्याल है, हम लोग पॉजिटिव हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं फार्मास्यूटिकल की काफी हद तक, तो फायदा तो दिखाई दे रहा है। जी, मल्टीनेशनल भी हैं, वो लिस्टेड भी हैं और उनके डिविडेंड्स भी अच्छे आते हैं, और उनकी अगर आप 5 से 10 साल की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हिस्ट्री भी देखें वो भी अच्छी आ रही है। लेकिन ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कम हो गई, ग्रोथ अभी लोकल्स में ज्यादा आ रही है।
राइट, लोकल्स में ज़्यादा आ रही है क्योंकि डिमांड को फुलफिल वही कर रहे हैं। जी। अच्छा अरसान, ओवरऑल ये तो हुई सेक्टर्स की बातें, मार्केट की अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देख रहे हैं मार्केट के अंदर? कोई जो वॉल्यूम्स हैं वो पार्टिसिपेशन कैसा देखा जा रहा है? लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है या वैल्यू वाइज? आज मैं देख रही थी 13 बिलियन रुपीज़ एंड देयर अबाउट काम हो रहा है, तो डेली बेसिस पे हमने 20 के लेवल पे भी क्रॉस किया है और अब यहाँ पे 13 बिलियन। जी नताशा, इसके अंदर हम देखें ना तो हमें ये देखना चाहिए कि जो वैल्यू और वॉल्यूम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। कोई अगर 2 रुपए का शेयर है या छोटा शेयर है, उसमें बहुत एक्सेसिव वॉल्यूम जनरेट होता है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो उसको आउटलायर कहा जाता है। उसमें जो है आप, मेरा नहीं ख्याल है कि उसको देख के एक बेस बनाए, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट अभी भी है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए बेहतर है कि इस वक्त वो इन्वेस्टेड ही रहे। और आप ये देखें कि अगले 12 महीने में ये पैसे आप कहीं बैंक में रखते हैं, किधर रखते हैं, तो 7-8% मिलेंगे। Right. उससे बहुत अच्छा है कि आप स्टॉक्स में ही रखें। और मेरा ये ख्याल है कि जून तक इंडेक्स जो है 65,000 तक चली जाएगी KC 100। ओके, ये भी एक गुड न्यूज़ है। चलें, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं तो करेंसीज के रेट्स देखते चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,900 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,800 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,816.38, ऑयल WTI पर बैरल $68.74, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $72.70। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 194.50, सेलिंग वाज 196.50, यूके पाउंड बाइंग रही 227.50, सेलिंग वाज 229.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 165.70, सेलिंग वाज 166.80, चाइनीज यान बाइंग एट 23.60, सेलिंग वाज 23.75, सऊदी रियाल बाइंग रही 44 रुपीज, सेलिंग वाज 44.50, यूएई दिरहम बाइंग एट 45 रुपीज, सेलिंग वाज 45.50, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.75, सेलिंग वाज 484.30, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वाज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर डॉलर की बात की जाए तो यहाँ भी एप्रिसिएशन दिखाई दे रही है। गोल्ड प्राइस भी इंटरनेशनली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकल मार्केट में भी आज 1,12,000 की सतह पर देखे गए। इट मींस कि यहाँ पे कुछ जो है वो बढ़ते हुए या अपवर्ड डायरेक्शन प्राइस के अंदर देखी जा रही है लोकल मार्केट में। अरसलान हमारे पास मौजूद हैं, तो अरसलान क्या दिखाई दे रहा है लोकल मार्केट में? गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, कैसे देख रहे हैं लोकल मार्केट में भी गोल्ड बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी नताशा, इसमें गोल्ड की तो प्राइस के लिए 2-3 फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। एक तो जो इंटरनेशनल प्राइस होती है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होती है। हमारी करेंसी 152 से 166 तक जब आई है तो उसका तो एक इम्पैक्ट आपको सिर्फ करेंसी छोड़ने का है, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबली हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो है इस वक्त परेशान है। उन्होंने स्टिमुलस तो बहुत ज्यादा दे दिया था, लेकिन अब ये सोच रहे हैं स्टिमुलस रोकेंगे कैसे, कि इतनी मनी प्रिंटिंग हुई है, डॉलर प्रिंटिंग हुई है, जैसे सेंट्रल बैंक है, इतने पैसे वो प्रिंट करके उन्होंने सबके जेबों के अंदर डाले हुए, जिसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, कि ग्लोबली मॉनेटरी जो बेस है, जितना पैसा सिस्टम के अंदर अवेलेबल है बहुत ज्यादा हो चुका है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एसेट क्लासेस जो है, जैसे स्टॉक मार्केट है और क्रिप्टो करेंसीज है, वो बहुत ऊपर चली गई। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लोगों के अंदर एक डिनायल आ जाएगा कि मुल्क के हालात अभी भी खराब है और बहुत ज्यादा सबने लोन्स आपने जो दिए हैं वो किसी न किसी टैक्स पेयर को तो पे करने होंगे। इस वजह से हम देखते हैं कि गोल्ड की कीमत में लास्ट टाइम भी 2008 में बहुत रैपिड ग्रोथ आई थी, $1,100 से स्ट्रेट $1,800-$1,900 तक। यहाँ पे भी $1,800 है। तो कोविड की एक सिचुएशन थी जिससे डर के मारे लोगों ने गोल्ड के अंदर, सेफ हेवन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। देखिए नताशा, इसमें बड़ा जरूरी है हमारी समझना कि लोकली आप जितनी भी डिमांड क्रिएट कर लें, गोल्ड प्राइसेस को फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है प्राइस सेट होती है, और कोविड के अंदर ग्लोबली इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया। ये इन्फ्लेशन जैसे बढ़ती है तो उसको इन्फ्लेशन हेज की तरीके से सोना रखा जाता है, क्योंकि सोना फिर भी सदियों से सोना है और रहेगा। 5 साल, 2 साल, 6 महीने आगे जाके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो 5% अपनी दौलत का 3% गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे,
तो गोल्ड की ट्रू वैल्यू जो है यहाँ से इन्वेस्टर्स ये भी कहते हैं कि $3,000 से $3,500 भी हो सकती है। तो मैं लोकल इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास गोल्ड है तो डेफिनेटली रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। चलें, गोल्ड के लिए, गोल्ड जो ओनर्स हैं उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि वो अभी अपने गोल्ड को होल्ड करें, आने वाले दिनों के लिए वो काफ़ी अच्छे प्राइस आपको दे जाएं। अच्छा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ डायरेक्शन अपवर्ड इसकी भी नज़र आ रही है। हमने ये नॉर्मली देखा है कि जब जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो गोल्ड थोड़ा सा गिरावट की तरफ आता है और रुपी यानी कि जो काफ़ी हद तक डॉलर है वो डिप्रिशिएट होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं तमाम चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऐसा क्यों है? जी, वो गोल्ड की प्राइसेस जो है, ऑयल की प्राइसेस स्पेशली जो है वो आपकी शार्प गिरी थी। 2 हफ्ते पहले लोगों को कोविड का परेशानी हो गई थी कि फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, जो अभी लगते ही रह रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये था कि ओपेक ने भी डिसाइड किया था कि हम लोग सप्लाई इंक्रीज करेंगे। इस वक्त यूएस की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 11.4 मिलियन बैरल्स पर डे पे चली गई, जो कोविड के फॉल के अंदर 10.5 मिलियन तक चली गई थी। ये एक्स्ट्रा जो ऑयल है ये भी मार्केट में आपका आ रहा है। इनिशियल एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान भी जब आएगा तो ईरान जो है वहां से भी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर कोई न्यूज नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपके ऑयल प्राइसेस अभी ऊपर जा रहे हैं बिकॉज वो गिरे थे। लेकिन हमने देखा है कि व्हाइट हाउस ने, यूएस ने स्टेटमेंट जारी कर दी थी जब लास्ट टाइम आपके ऑयल प्राइसेस $75-76 से, तो हमारा नहीं ख्याल है कि $75 से ऊपर जाएगा तो ये जो है मार्केट सस्टेन कर पाएगी अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो। और इस वक्त ये कोरिलेशन ऐसी है कि ऑयल प्राइसेस भी नीचे बेस से ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और रुपया भी हमारा टूट रहा है। राइट, रुपया टूट रहा है। एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था कि अब रुपये को कहाँ देख रहे हैं? 166, उसके बाद कहाँ? जी, जो हमने इस वक्त जो लोएस्ट देखा है इस रिजीम के अंदर वो 168 है। तो मेरा पर्सनली ख्याल है कि 168, 169 इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर जो अगले 6-8 महीने तक तो डेफिनेटली नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डॉलर रिजर्व्स हैं। इस महीने जो है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर जो है खराब आएगा, क्योंकि रेमिटेंसेस आपकी लास्ट मंथ ईद की वजह से ज्यादा थी, अगस्त में रेमिटेंसेस आपकी कम आएंगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका रफली $1 बिलियन भी होगा, लेकिन उसके बाद एक्सपोर्ट ग्रोथ आपकी आ जाएगी होपफुली। तो इस मंथ में क्या ऐसा हुआ जो कि कम हो सकता है? इस वक्त ये कम हुआ है कि आपके जुलाई के अंदर रेमिटेंसेस $2.7 बिलियन वो ईद की वजह से तो वो अगस्त में नॉर्मलाइज होके शायद $2.2-2.3 बिलियन तक आपकी चली जाए, लेकिन अगस्त में आपका ट्रेड डेफिसिट वही रहेगा जो आपको जुलाई के अंदर था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो कैलकुलेशन है उसमें समझ लें $300-400 मिलियन और खराब हो जाएंगे अगस्त के महीने में, जो रिजल्ट हमें 3 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आएगा। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि कोई इंटरवीन नहीं कर रहे स्टेट बैंक के अंदर, ताकि ये पूरी नेगेटिविटी प्राइसिंग हो जाए। लेकिन यहाँ से अगर डॉलर आपका मोर और अप्रिशिएट होने लगा तो सिस्टमैटिक रिस्क और इन्वेस्टर जो है आपका परेशान हो जाएगा। तो आई बिलीव कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तो डॉलर यही रहेगा, लेकिन 168 से नीचे ही रहना चाहिए। राइट, इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो टिप देना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें टिप देंगे। जी, टिप्स तो नहीं, मैं इन्वेस्टर को रिकमेंडेशन ये दूंगा, जो हमारी कंपनी की प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो अपने रिकमेंडेशन देते हैं कि आप चाहे सीमेंट सेक्टर हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे बैंक्स हो, आप भले जो बेहतर लगे, जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ जहाँ पे देना चाहे, और इस वक्त आप फोकस ये करें कि आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और ग्रोथ की तरफ ओरिएंटेशन करें, आप अपने जो है वैल्यूएशन की तरफ ना करें। और इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं लगाएं 50% या 20%, ये भी तो प्लीज बताइए। वो इन्वेस्टर की अपनी साइकी के ऊपर है कि लेकिन प्लीज वो भी एक होता है ना कि मैनेज करना बता दें। अपने पोर्टफोलियो जो है आप नेचुरली कहते हैं कि इस वक्त फिक्स इनकम में आपको रिटर्न कम है, तो आप 60-70% इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, 20-40% आप फिक्स इनकम में करें। थैंक यू सो मच अरसलान सोमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस हमने देखा, आज की मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और आज हमने पूरा प्रोग्राम डिटेल एनालिसिस किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसके ट्रिगर्स और इसकी परफॉर्मेंस पे। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बात कारोबार की टीम के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।